देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिलीजियस आइडेंटिटी एक्सप्रेशन एक मुस्लिम बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है अपने फेथ को लेके और एक तरीके की कम्युनिटी मेंबरशिप जिसे कहते हैं उम्मा, कौन हमारी कम्युनिटी का है और कौन आउटसाइडर। और जैसी वीडियो चल रही थी शुरुआत में, बड़े सारे मुस्लिम बच्चे हैं जो अपनी आइडेंटिटी लाइंस को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, क्या हलाल है क्या हराम है, पैलेस्टीन में सपोर्ट करना है या नहीं करना है, या बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है क्या उसको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। इस चीज़ को लेके बहुत क्लैरिटी है। और ये इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट इंडिया में आप कभी देखोगे नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आर यू अ हिंदू और नॉट, आर यू अ सिख और नॉट। हमें समझना पड़ेगा इंडिया में कभी भी इनसाइडर और आउटसाइडर वाली जो डिबेट होती है उसमें इतना एम्फेसाइज नहीं करा जाता, बिकॉज बड़े सारे सेक्ट हैं, बड़े सारे थॉट ऑफ स्कूल्स हैं, तो आइडिया ऑफ अ हिंदू निकालना बड़ा मुश्किल है। वहीं पे आइडिया ऑफ अ मुस्लिम, एक बुक से बड़ी सारी फिलॉसफीज निकल सकती है। जो बेसिक क्रक्स है दैट इज कुरान, प्लस आपकी सोशल कंडीशनिंग और आपकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई जाती है आपकी इस्लामिक स्टडीज में और आपके मदरसा में। और यही रीजन है, ये 12 साल बच्चों के दिमाग में क्लियर लाइन माइंडसेट बन रखा है कि भाई कौन मुस्लिम से कौन नहीं, अस वर्सेस देम का डिवीजन पहले ही आ रखा है, रिजिड बाउंड्रीज सेटअप हो रखी है और वर्ल्ड व्यू इस तरीके का बन रखा है कि लोगों को ये कैटेगरीज में देखते हैं, कौन मुस्लिम है कौन नॉन मुस्लिम्स। अब इससे होता यह है कि इनके बिहेवियर पैटर्न्स बनते हैं और उस बिहेवियर पैटर्न्स में दे रिड्यूस द एबिलिटी टू हैव अ नेचुरल फ्रेंडशिप, जहां पे मिक्स एंड ईट कर सके दूसरों के साथ। सोचने वाली बात है कि सारे मुस्लिम्स इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने स्कूलिंग करी हुई है वो डाइवर्सिटी देखते हैं, आइडेंटिटी के मामले पे थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं। बट जो कम्युनिटी स्कूल्स में पढ़ते हैं जहां पे वो डिफरेंस देख लेते हैं कैटेगरीज में, अस वर्सेस देम, और बाउंड्रीज सेट हो जाती है, प्लस वहां का जो इन्वायरमेंट है वो उनको शेप करता है। और सना आसमा का पेपर है मदरसों को लेके, जिस तरीके से बता रही है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है। पॉजिटिव्स भी हैं, बड़े सारे ऐसी जगह जहाँ पे मेन स्ट्रीम स्कूलिंग नहीं है, गरीब बच्चे हैं और रिमोट एरियाज है, तो मदरसा काम करता है उनको पढ़ाने का। और वहीं पे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, बड़े सारे बच्चों को एम्फेसाइज कराया जाता है रिलीजियस स्टडीज पे, और वहाँ के जो ट्रेनिंग मेथड्स है बिल्कुल आउटडेटेड है। और किस तरीके से इन बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बिकॉज अगर नहीं हो रहे हैं तो पहली बात इनकी स्किल नहीं डेवलप होगी जिसके लिए इनको वर्क मिलेगा इन फ्यूचर, और अगर नहीं मिलेगा तो इनका इकोनॉमिक आउटपुट क्या है यहाँ से पढ़ के। और आपको समझना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के नाम पे या तो आप इमाम बनोगे या तो मॉस्क केयर टेकर या तो टीचर, बिकॉज मदरसे की जो एलिजिबिलिटी होती है 10वीं 12वीं तक रहती है और वहां पे आपको इतनी स्किल्स नहीं मिलते जो आपको जॉब मार्केट में चाहिए काम करने के लिए। तो बड़े सारे ऐसे ग्रेजुएट्स होते हैं जो अनरेगुलेटेड मार्केट में जाते हैं। बड़े सारे मदरसे ग्रेजुएट्स इनफॉर्मल सेटिंग और अनरेगुलेटेड जॉब्स में जाते हैं, बिकॉज आपके पास जॉब क्वालिफिकेशन और आपके पास स्किल सेट नहीं है टू क्रैक इन मेन स्ट्रीम जॉब मार्केट। जितने भी मदरसे से निकले हुए ग्रेजुएट हैं इनका सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठाता है तो इनके रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स हो गए। इनको मोबिलाइज करना बड़ा आसान है, टाइट कम्युनिटी है, थोड़ा भी कोई इशू हुआ तो ऑडियंस रेडी बैठी है वहां पहुंचने के लिए। और हमें समझना पड़ेगा मदरसे की वजह से पहली बात ये आइसोलेट होते हैं मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन से, और जब कल को इशू आता है तो इनके रिलीजियस लीडर इनकी लॉयल्टी को यूज करते हैं, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रस्ट इन बच्चों के लिए अगर कोई बनता है तो इनके रिलीजियस लीडर्स बनते हैं। और आपके पास ऑल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं है किसी भी चीज का, तो इनको नंबरों की तरह यूज करा जाता है, अस वर्सेस देम, और ये स्ट्रीट पे आ जाते हैं।